हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th एसएसटी की बुक का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और अगर आप उसको इसकी चैप्टर की जो है पीडीएफ चाहिए और आपको बाकी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको एक साथ कवर चाहिए ना, तो आप लोग हमारा चैनल है लर्नर बी। लर्नर बी चैनल है कहाँ पर? लर्नर बी यूट्यूब पे तो है ही, और टेलीग्राम है। टेलीग्राम होपफुली आप लोग को सबको पता होगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाता है। तो टेलीग्राम एक ऐप है, वहाँ पे जा करके आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे लर्नर भी, तो आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, चैनल को। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं वहाँ के वीडियो के पीडीएफ्स और वो सब ना, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें प्रोवाइड करा था, इसमें भी प्रोवाइड कर दूंगी। और हमारा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो ये चैप्टर का 3rd पार्ट हम बना रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग ये रिजर्व लिस्ट और वोटर लिस्ट भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें रहता है। अब आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स जो हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स, कैसे कैंडिडेट्स? तो कैंडिडेट्स वो लोग होते हैं जो कि इलेक्शंस में खड़े होते हैं। तो किस तरीके से उनका नॉमिनेशन होता है? हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उसमें हम लोगों के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए। ऐसा तब होगा जब किसी के पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। हमारे देश में ऑलमोस्ट एनीवन, कोई भी जो चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है। और इसी तरीके का सिस्टम हमारे देश में है कि हर किसी को आज़ादी है कि जो भी इंसान 25 साल से ऊपर की एज का है, उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 25 है इलेक्शन लड़ने की। वोट देने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है 18 साल। तो उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल वगैरह कोई मतलब रिकॉर्ड ना रहा हो, या फिर कोई बहुत ही बड़ा ऐसा केस है, तो ही उसको इंसान को रोका जा सकता है इलेक्शन लड़ने से। वरना हमारे देश में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके, प्रोवाइडेड कि वो हमारे देश का नागरिक हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, और उनको एक पार्टी सिंबल मिलता है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर आप अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की बात करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए होगा, जिसे आप विधायक कहते हैं। तो विधायक के इलेक्शन होते हैं, तो कोई किसी पार्टी का होगा, हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो। तो बीजेपी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी अपने लोगों को टिकट देती है, कांग्रेस भी टिकट देती है, आम आदमी पार्टी टिकट देती है। इस तरीके से काफ़ी सारी पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। तो पार्टी में जिस पर्सन को वो मिल जाता है कि भाई ये पर्सन हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि उसको पार्टी का टिकट मिल गया है। हर पर्सन जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो कोई भी पर्सन जिसको इलेक्शन में खड़ा होना है उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये फॉर्म होता है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, एज, और फिर उसके बाद आपकी इनकम कितनी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भरनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की भाई ऐसी हर कोई फालतू ही ना खड़ा हो जाए, तो कुछ पैसे भी जमा करने इसमें पड़ते हैं। अब इसमें हमें आगे बताया गया है कि रिसेंटली न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने नया सिस्टम बताया है, उसके बेसिस पे हर कैंडिडेट को ये भी बताना होगा कि क्या कोई उसके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, उसके एसेट कितने हैं, मतलब उसके पास पैसा कितना है, और उस पर उधार कितना है उस पर या उसकी फैमिली पर, उसकी पढ़ाई लिखाई उसने कितनी करी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी ताकि वोटर्स देख सकें कि भाई इस कैंडिडेट को हमें वोट देना है या नहीं देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे देश में कोई भी नहीं है कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। फिर ऐसा कहते हैं कि भाई हर चीज़ के, हर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा माना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखेंगे तो मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो उस इंसान को जाना चाहिए जो कि समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हो। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अगर हम लोग ग्रेजुएशन को क्वालिफिकेशन बना देते तो 90% लोग तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो पाते। तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश में साक्षर लोग नहीं थे। सिर्फ हमारे देश की लिटरेसी रेट आप समझ लीजिए सिर्फ 15 या 16% था उस समय पर। तो बहुत सारे लोग तो इसमें वोट देने के लिए खड़े ही नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये चीज़ क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, बट आज भी नहीं है। अब आता है, फ्री लोगों पे छोड़ दिया है कि भाई हाँ जैसे कि अब तो क्वालिफिकेशन आपको बता रहे हैं, आपको इसको चुनना है तो चुने, नहीं चुनना है तो मत चुने। अब आता है इलेक्शन कैंपेन। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है जो कि हम लोग देखते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, बस यही इलेक्शन कैंपेन होता है।
अब इसमें क्या क्या बताया गया है। इलेक्शन मेन पर्पस जो होता है इलेक्शन का वो ये होता है कि लोगों को एक चॉइस दी जा सके। मतलब इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, ताकि हम जैसे नागरिकों को जिनकी एज 18 से ज़्यादा है वो अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकें और उसको चुन करके विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में भेज सकें, है ना, संसद में भेज सकें। तो हमको एक चॉइस दी जाती है गवर्नमेंट की, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर। तो कौन सी गवर्नमेंट को वो पसंद करेंगे, किस तरीके की पॉलिसीज़ वो देश में चलते हुए देखना चाहते हैं, उसके बेसिस पर उनको एक चॉइस प्रोवाइड करी जाती है। तो therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government और what is a good policy। तो इस तरीके से हम लोगों को एक पूरी चॉइस दी जानी चाहिए और एक डिबेट भी होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी किसके पास, कौन क्या पॉलिसी चलाना चाह रहा है, कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरीके की पॉलिसीज़ सबको अपनी बताने का हक होना चाहिए। तो इसी तरीके से इलेक्शन कैंपेन में ही वो बताते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये काम करेंगे। हमारे देश में इस तरीके के कैंपेन्स जो हैं टेक प्लेस फॉर 2 पीरियड वीक, मतलब 14 दिन तक लगभग इलेक्शन कैंपेनिंग हमारे देश में चलती है। और फाइनल लिस्ट जो है पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो जिस दिन पोलिंग होनी है और जिस दिन फाइनल, ये तो पोलिंग का दिन है, जिस दिन वोटिंग होगी, ठीक है, जिस दिन वोटिंग होगी ये वो डे है। और जिस दिन इलेक्शन के कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हो गए हैं, इस बीच का लगभग 2 वीक्स का टाइम होता है, इस पर इलेक्शन कैंपेनिंग चलती है। इसमें वोटर्स के पास जाते हैं पॉलिटिकल लीडर अपना सपोर्ट मांगने के लिए। न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, टीवी में, रेडियो पे अलग अलग डिबेट चल रही होती है, 2 हफ्ते तक खूब हल्ला गुल्ला मचा देते रहते हैं सड़कों पर, बहुत परेशान करते हैं, है ना, हमारे वोट दो, हमें वोट दो टाइप करके। तो इलेक्शन कैंपेन जो होता है उसमें पार्टी फोकस करती है कि पब्लिक अटेंशन सबसे ज़्यादा उनको मिले, लोग सबसे ज़्यादा उनकी बात सुने। इसके लिए वो पूरा अपना वाइड बेस बनाते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं, पूरे साल ही चलाते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स हमारे देश में चलाए गए हैं कि भाई हमें वोट दो। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने 1971 का जो इलेक्शन था ना उसमें खड़ी हुई थी, तो किस नारे के साथ गई थी, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी के नारे के साथ ही गई थी और कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो वो गरीबी हटाने के लिए काम करेंगी। फिर उसके बाद 1977 सेव डेमोक्रेसी, आ गई हैं सत्ता में इंदिरा गांधी। अब इन्होंने गरीबी तो हटाई नहीं, पर ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के पीछे खूब अच्छे से पड़ गई थी, इमरजेंसी लगी थी, अगर आप लोग को पता हो तो देखिए सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया जनता पार्टी ने, जिसके लीडर उस समय पर थे जयप्रकाश नारायण। तो लोकसभा इलेक्शन में ये लोग जीत गए, सेफ डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र बचाओ के नारे के साथ ये लोग इलेक्शन में खड़े हुए और जीत गए। फिर आता है लेफ्ट की गवर्नमेंट, अगर हम लोग देखें वेस्ट बंगाल में उन्होंने कहा कि लैंड टू द टिलर, मतलब जो जुताई करता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ना आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि वहाँ पे ज़मींदारी बड़ी ज़्यादा होती है, एक पर्सन के पास बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और वो कुछ करते नहीं है और बाकी उनकी ज़मीनों पे दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो लैंड टू टिलर, टिलर वो होता है जो ज़मीन को जोतता है, तो लैंड टू टिलर मतलब जिसकी ज़मीन है उसके पास, मतलब जो ज़मीन जोत रहा है वो उसको ज़मीन मिले, इस तरीके का नारा दे करके वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़े गए थे। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, तेलुगु की आत्म सम्मान की रक्षा करना, इस तरीके का तेलुगु देशम पार्टी लेकर के नारा खड़ी हुई थी। तो डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। तो डेमोक्रेसी में तो भाई हम लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, जो भी कैंपेन करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। बट इसमें भी कुछ गड़बड़े हैं, क्योंकि हर पार्टी को फेयर चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी पार्टी ही अपनी बात ज़बरदस्ती रखती रहे। तो न्यू इलेक्शंस रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या गलत है, आप कैंपेन में क्या क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, आप लोग ब्राइब नहीं दे सकते और थ्रेटन नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते, जबकि आज भी ये सब चीज़ें होती हैं, बट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये गलत है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म या फिर जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। और जो गवर्नमेंट है, जैसे कि सत्ता में जो पार्टी है वो भी तो अगली बार इलेक्शन लड़ेगी, वो गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती इलेक्शन के लिए। और ये तो खैर आउटडेटेड है, क्योंकि अब तो करोड़ों में हो गया है ये कि लोकसभा और राज्यसभा में कितना आप लोग कर सकते हैं खर्चा, उसके भी लिमिट होती है। अगर ये सारी की सारी इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, तो अगर वो ऐसे ये सब करते हैं, वैसे तो करते हैं, बट अगर प्रूव हो गया ना, आप लिखेंगे नहीं एग्ज़ाम में कि वो करते हैं, मैं ऐसे बता रही हूँ, तो अगर ये चीज़ें प्रूफ हो गई तो कोर्ट उनका इलेक्शन जो है वो कैंसिल भी कर सकती है, मतलब डिक्लेयर कि वॉइड है, गलत है, इसको हटा दिया जाए। इन एडिशन टू दीज लॉज पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री हैव एग्री टू अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं, इसी तरीके से पार्लियामेंट ने भी खुद
पार्टीज़ ने सब मिल करके इन्होंने अपने लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। और वो क्या है कि यूज़ ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, मतलब कोई भी धर्म स्थल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इलेक्शन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, मतलब जो जैसे कि नेता हैं अभी भी और अगले में उनको इलेक्शन लड़ने हैं तो वो गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर वो सरकार कोई नई स्कीम नहीं घोषणा कर सकती कि भाई हमने मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, खाना, सब कुछ। इस तरीके की स्कीमें इलेक्शन अनाउंस होने के बाद नहीं जारी की जा सकती हैं। अब पोलिंग एंड द काउंटिंग, कि जब वोट पड़ते हैं और जब काउंटिंग होती है तो फाइनल स्टेज जो होता है इलेक्शन का वो होता है कि आपने कास्ट कर दिया वोट, फिर उसके बाद आप उस वोट की क्या होगी, काउंटिंग होगी। और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन को क्या कहते हैं, उस दिन को इलेक्शन डे कहते हैं। हर पर्सन जिसका नेम वोटर लिस्ट में है वो पोलिंग बूथ पे जा सकता है और अपना वोट दे सकता है। और पोलिंग बूथ ज़्यादातर कहाँ होते हैं, स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं। एक बार वोटर चला गया बूथ के इनसाइड तो इलेक्शन ऑफिसर्स, जैसे कि आप लोग सपोज़ करिए वोटर हैं, आप 18 के हो चुके हैं, तो आप जाएंगे वहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के, फिर वहाँ का जो इलेक्शन ऑफिसर है आपकी आईडी को देखेगा, आपकी उंगली पर एक मार्क लगा देगा ब्लू से कलर का, और फिर आप अपना वोट दे सकते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ टू इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। मतलब जितनी भी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं ना इलेक्शन में, सबके सब लोग पोलिंग बूथ पर रह सकते हैं, ये देखने के लिए कि भाई कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है। अब ये है कि आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव, क्या इलेक्शंस काफ़ी महंगे हैं? आप महंगे तो हैं बट क्या करें, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे। तो इसमें गुरबंदा में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कितनी कितनी पार्टी, कितने कितने वोट किसको मिले, और ये बताया गया है। तो अर्लियर वोटर्स जो थे ना उनको क्या करना पड़ता था, स्टैंप मारना पड़ता था। मतलब जैसे कि सपोज़ करिए आपकी क्लास में इलेक्शंस होने हैं, आपका एक फ्रेंड है श्याम, एक है बंदी राधा, ठीक है, एक है रवि और एक है तनु। तो ये 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं मॉनिटर के लिए। अब बाकी सारे बच्चों को वोट करना है, तो एक मतलब पेपर होंगे, काफ़ी सारे रखे होंगे, क्लास पूरी खाली होगी, आपकी सिर्फ क्लास टीचर होगी क्लास में, सपोज करिए वो इलेक्शन ऑफिसर है, वो आपकी वोटर आईडी चेक करेगी, आपके हाथ में इंक लगा देगी, और फिर उसके बाद आपके पास ये 3 नाम होंगे, आप तीनों में से, या फिर ये 3 नहीं, यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लिया है हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं, तो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं सपोज करिए, इनमें से जो भी आपको पसंद होगा आप उसके नाम पर ठप्पा लगाएंगे, पेपर बंद करेंगे और एक बक्से में डाल देंगे। फिर ये सारे के सारे बच्चों ने, सपोज करिए 50 बच्चे थे क्लास में, सबने वोट दे दिया, फिर उन वोटों की काउंटिंग होगी, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से होता था, इसको बैलेट पेपर कहते थे। तो पेपर पे ठप्पा लगाना पड़ता था, स्टैंप लगानी पड़ती थी, इसको बैलेट पेपर कहा जाता था। अ बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच नेम ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग, जो है बैलेट पेपर क्या होता था ना, उस पर सबके, जैसे कि पेपर है जितने भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनका होगा, और जिसके आपको वोट करना है उसके नाम के आगे आप लोग ठप्पा लगा देंगे, और उसके पार्टी का सिंबल, वैसे तो आप अपनी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में तो नाम होगा, बट पार्टीज़ का ना सिंबल होता है, क्योंकि क्या है ना, हमारे देश में आज भी काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, बट वो चित्र तो देख सकते हैं, इसलिए हमारे देश में पार्टी के सिंबल्स के नाम के आगे ठप्पा लगाया जाता है। जैसे कि ये है लोटस, है ना, किसका है, बीजेपी का, फिर उसके बाद हाथ का पंजा जो भी है ये, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की झाड़ू, है ना। तो इस तरीके से इन सिंबल्स के आगे आप लोग जा करके ठप्पा लगाते हैं। बट आजकल क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, जो आपके स्टेट के एमएलए के और एमपी के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए ईवीएम आ गई हैं, बट आज भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में बैलेट पेपर ही होता है। एमएलए और एमपी हैं, उसमें तो आपको आगे एक वो होता है, ईवीएम मशीन होती है, सबके वो होते हैं, यहाँ पे सिंबल्स बने हुए होते हैं सारी पार्टी के, और यहाँ पे बटन भी बने होते हैं, जिस पार्टी को आपको वोट देना है उसके आगे वाला बटन आपको दबा देना है, बस ऐसा होता है। तो मशीन में क्या होता है, कैंडिडेट, ईवीएम मशीन होती है, वो रिकॉर्ड कर लेती है वोट को। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो सबका अपना पार्टी का सिंबल होता है, और जिस पार्टी को आपको वोट करना होता है उसके आगे आप जो है दबा सकते हैं। ऑल द वोटर हैज़ टू डू is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote। तो मतलब आगे
नाम के आगे या सिंबल के आगे वाला जो बटन है उसको आपको दबा देना है। और जब पोलिंग खत्म हो जाती है सारी की सारी ईवीएम्स जो है ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है और एक बिल्कुल सिक्योर जगह रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब जो कि इलेक्शन कमीशन ने फिक्स करी होती है सारे के सारे ईवीएम एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं और उनको ओपन किया जाता है और जितने भी वोट आए होते हैं उसकी काउंटिंग की जाती है। एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू एंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपर्ली। तो जितने भी एजेंट्स होते हैं यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको अपना अपना एक एजेंट भेज देते हैं ये देखने के लिए कि भाई वोटिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन में जीत जाता है। जनरल इलेक्शन जो होता है यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम डे। तो बिल्कुल जैसे कि आपका ये ज़िला है, इस ज़िले में या फिर सॉरी ज़िला नहीं, आप कहिए कि ये आपकी स्टेट है तो स्टेट के हर ज़िले में एक ही दिन काउंटिंग होगी। जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है पता लग जाता है कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिली हैं, उसके हिसाब से सरकार बन जाती है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आने वाली सरकार है वो किसकी बनेगी, कैसी बनेगी, वो सारा का सारा इसमें हमें पता लगता है। अब आता है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं कि भाई अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं इलेक्शंस में, मतलब कि सही तरीके से इलेक्शन की में चीज़ें नहीं चल रही हैं। न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न की रिपोर्ट्स में हम ये सारी की सारी चीज़ें देखते रहते हैं। इसमें क्या होता है रिपोर्ट्स में, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। तो क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस होती हैं कि ऐसे नाम डाल दिए जाते हैं जो होते नहीं है ताकि फर्जी वोट डाले जा सकें और जो लोग के नाम होने चाहिए उनके होते नहीं हैं। और कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ करती है रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी जो है फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ भी कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा जो पैसे वाले लोग होते हैं वही इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। और इंटीमेशन ऑफ वोटर एंड द रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। तो रिगिंग का मतलब है ज़बरदस्ती जा कर के कब्जा कर लेना उस पर जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं और लोगों से गलत तरीके से वोट पड़वाना, इसको रिगिंग कहते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इसमें से करेक्ट भी होती हैं। तो हम लोगों को वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हमें काफ़ी बुरा लगता है कि भाई क्या ही इलेक्शंस है, क्या ही वो नेता जा रहे हैं जिन्हें हमने चुना है। बट फॉर्चुनेटली ये जो केसेस होते हैं ना, हमारे देश में किस्मत से ये जो केसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन अ इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। तो मतलब ये है कि क्या हम लोगों ने कभी देखा है कि ऐसी कोई पार्टी बन करके आई हो हमारे देश में स्पेशली कि जिसको मतलब लोग पसंद ना करते हैं और सिर्फ वो धांधलेबाजी करके सत्ता में आ गई हो। ऐसी पार्टी बहुत कम होती है, ऐसा हमारे देश में होता नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में तो इस तरीके का नहीं होता है। और कैसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। हमारे देश की जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है वोट डलवाना, ये देखना कि सही से वोटिंग हो रही है। वोट डलवाना मतलब पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस संभालना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। एक सिंपल वे होता है चेक करने का कि इलेक्शंस सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो ये होता है कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम। क्या जो रूलिंग पार्टी है या अमीर लोग प्रेशर डाल सकते हैं, क्या फ्री और फेयर इलेक्शन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर है द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए ये आंसर पॉजिटिव है कि भाई इलेक्शन सही से हो रहे हैं, हाँ सही से हो रहे हैं। क्या जो मतलब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ पाते हैं, हाँ लड़ पाते हैं। क्या जो रूलिंग पार्टी है जिसकी आज सत्ता है क्या वो हारती है इलेक्शंस में, तो हाँ हारती है, बहुत होता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्शन कमीशन दी है। हमारे देश में जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। वो अपॉइंट तो किया जाता है सरकार के द्वारा बट वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना वो प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के राष्ट्रपति, उनको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। बट एक बार अपॉइंट हो गया, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आंसरेबल नहीं होता प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को। मतलब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने किया है बट अब इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट की सुनेगा नहीं, उसकी तो जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करेगा। रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो भले ही नापसंद करती हो कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इलेक्शन कमिश्नर को हटाना। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है ना, मतलब आप समझ जाइए ये बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक बार आपने 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, 6 साल का कार्यकाल का मतलब है 6 ईयर्स का इनका पूरा टर्म होता है ऑफिस का, कि 6 साल तक ये लोग ऑफिस में रहते हैं और जब तक ये हैं इनको कोई हटाना भाई बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, नहीं तो सरकार इन पर अपनी अपनी चला लेती। तो
इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा ताकत हमारे देश के संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दी है। दुनिया में किसी भी इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत नहीं है जितनी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो पूरा का पूरा काम इलेक्शंस देखने का वो इलेक्शन कमीशन का होता है। वो डेट भी अनाउंस करती है और रिजल्ट भी, कि डेट कब से होंगे इलेक्शंस और रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो वोट को गिनने का काम और अनाउंस करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। और कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट करती है। कोड ऑफ कंडक्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि आप लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, आप किसी को ब्राइब नहीं दे सकते। इस तरीके के जो कोड ऑफ कंडक्ट ये चीज़ें चल रही हैं, मानी जा रही हैं या नहीं मानी जा रही, ये ध्यान रखने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। तो इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन चल रहा होता है गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको। आप गवर्नमेंट पावर का यूज़ नहीं कर सकते और आप अपनी गवर्नमेंट पावर का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं कर सकते जिससे कि आप इलेक्शन जीत जाएं। तो व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं। लगभग 25 साल से जो इलेक्शन कमीशन है उसने बहुत पावर्स अपनी अच्छे से एक्सपैंड, अपनी सारी पावर्स को हाथ में लिया है, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया है और अच्छे से इलेक्शन करवाए हैं। काफ़ी कॉमन है फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लेफ्ट्स। मतलब कई बार इलेक्शन कमीशन डांट देती है गवर्नमेंट को कि आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इलेक्शन में आप लोग का रवैया ठीक नहीं है। तो इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट द पोलिंग वाज नॉट फेयर। अगर इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि जो वोटिंग हो रही है, पोलिंग हुई है, वोट डले हैं, वो ठीक नहीं डले हैं, तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में दोबारा से इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन रूलिंग पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन को पसंद तो नहीं करती है बट फिर भी वो कुछ कह नहीं सकती है उसे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। तो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन ये वाला, अब देखिए ये ना ऑलमोस्ट अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी आगे का पार्ट ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।